अकबर की डेथ के बाद 1605 में उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम तख्त पर बैठा, जो बाद में जहांगीर कहलाया। जहांगीर का मतलब है दुनिया को फतह करने वाला। जहांगीर शुरू से ही आर्ट, कल्चर, गार्डनिंग और ड्रिंकिंग का शौकीन था। इसने अकबर के कायम किए हुए निजाम को मजीद मजबूत कर दिया। इसकी वाइफ का नाम मेहरुनिसा बेगम था, जो कि जहांगीर से शादी के बाद नूर जहां कहलाई। नूर जहां खूबसूरत, ज़हीन, ब्रेव और पॉलिटिकली मजबूत खातून थी। तमाम रॉयल स्टैम्प्स इन्हीं के हाथ में थी। इनका तमाम फौजी अपॉइंटमेंट्स, सियासी फैसलों में किरदार रहता था। इसने अपने खानदान के अफराद को आला ओहदों पर फाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसका भाई आसिफ खान और इसकी भतीजी मुमताज महल। 1622 में जहांगीर के बेटे शाहजहां ने दरबारी साजिशों और नूरजहां के इन्फ्लुएंस से परेशान होकर बगावत कर दी, जिसके नतीजे में शाहजहां को काफी अरसे तक भागकर छुप कर रहना पड़ा। बाद में इसे माफी मिली, दोबारा दरबार का हिस्सा बना। यही वो वक्त था जब दरबार में इख्तियारात की जंग वाज़ेह हो गई थी। जहांगीर ने कंधार को दोबारा फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसने कश्मीर में अमन कायम किया, दक्कन में अपनी आर्मी भेजी और मेवाड़ के राजपूत राजाओं से पीस एग्रीमेंट भी किए। ड्रग्स और ड्रिंकिंग की वजह से जहांगीर की सेहत खराब हो गई थी। 1627 में कश्मीर से लाहौर आते हुए रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसका मजार शादरा बाग लाहौर में वाक़या है। शाहजहां 1628। जहांगीर की डेथ के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां तख्त पर बैठा। शाहजहां को तख्त पर बैठने के लिए अपने भाइयों और दरबारियों को जेर करना पड़ा था। इसने शहजादा शहरयार को शिकस्त दी। इसके अलावा आसिफ खान के साथ मिलकर नूरजहां को भी कैद में रखा। शाहजहां ने अकबर के निजाम को मजीद सख्त और मुनज़्ज़म किया। इसने मुमताज महल की डेथ के बाद ताजमहल की तामीर का आगाज किया। इसकी कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुई और 1653 में जाकर कंप्लीट हुई। इसकी तामीर में 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर शामिल थे। इसमें व्हाइट मार्बल और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर का मकाम आगरा था और इसका आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसको दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, शाहजहां आबाद, जामा मस्जिद दिल्ली और शालामार बाग लाहौर और मोती मस्जिद आगरा भी तामीर करवाई। इसने दक्कन में पावरफुल मिलिट्री कैंपेन्स चलाई। इसने कंधार को भी दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नॉर्थ इंडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। मुगल एम्पायर इस वक्त अपने अरूज की जियोग्राफिकल फैलाव पर थी। शाहजहां की जिंदगी का सबसे मशहूर और रोमांटिक पहलू उसकी बीवी मुमताज महल से मोहब्बत थी। इससे शाहजहां के 14 बच्चे थे। 1631 में बच्चे की बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो गई। शाहजहां ने उसके गम के याद में ही ताजमहल तामीर करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने दाढ़ी और बाल सफेद कर लिए थे और कई साल तक सोग मनाया था। 1640 यानी 1640 के आखिर में शाहजहां बीमार हो गया था। इसके बेटों दारिश शिकवा, औरंगजेब, मुराद और शुजा में तख्त के लिए जंग शुरू हो गई। औरंगजेब ने दारिश शिकवा को शिकस्त देकर कत्ल किया। शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। औरंगजेब ये सब कुछ करने के बाद खुद तख्त नशीन हुआ। शाहजहां अपनी आखिरी उम्र में कैद के दौरान ताजमहल को दरीचे से देखता रहता था और 1666 में उसकी डेथ हो गई। वो ताजमहल में ही मुमताज महल के पहलू में दफन है। औरंगजेब आलमगीर 1658। ये वो जमाना था जब मुगल एम्पायर ज्योग्राफिकली अपनी पीक एक्सपेंशन पर पहुंची। औरंगजेब अकबर का ग्रैंडसन और शाहजहां का तीसरा बेटा था। वो बहुत इंटेलिजेंट, रिलीजियस और परफेक्ट वॉरियर था। वॉर ऑफ सक्सेशन के तहत 4 शहजादों में शाहजहां की बीमारी के बाद जंग छिड़ गई। दारुश शिकवा सबसे बड़ा और शाहजहां का लाडला था। शुजा का कंट्रोल बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब ने दारा को समोगढ़ के मकाम पर शिकस्त दी। इसके बाद शुजा और मुराद को भी जेर किया गया। दारुश शिकवा को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरा किले में गिरफ्तार करके खुद तख्त संभाल लिया था। औरंगजेब अकबर और जहांगीर के बरक्स एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीव्स रखता था। इसने 1697 में जिजिया टैक्स दोबारा शुरू कर दिया। शराबनोशी, मौसीकी और दरबारी जश्न पर पाबंदी लगा दी गई। मंदिरों की तामीर पर पाबंदी लगा दी गई और कई मंदिरों को मस्मार भी किया गया। दरबारी म्यूजिशियंस को बर्खास्त कर दिया गया और सरकारी सतह पर इस्लामी निजाम नाफिज कर दिया गया। औरंगजेब खुद कुरान मजीद हाथ से लिखता था और इसकी आमदनी को गरीबों में बांट देता था। औरंगजेब एक जबरदस्त फौजी हुक्मरान था। उसने एम्पायर को मुगल हिस्ट्री के सबसे बड़े रकबे तक पहुंचाया। काबुल और कंधार पर दबाव बरकरार रखते हुए इसने राजपूतों के साथ भी सख्ती से बर्ताव किया, खसूसन मेवाड़ और मारवाड़ के राजों के खिलाफ जंगें भी की। इसके अलावा मराठास के खिलाफ कई मुहिम्मात भी चलाई। शिवाजी के बेटे सिंभाजी को गिरफ्तार करके कत्ल किया।
एम्पायर बंगाल से लेकर काबुल तक और कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैल चुकी थी। ये रकबा तकरीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में किसी भी एम्पायर में सबसे ज्यादा था। शिवाजी एक हिंदू मराठा लीडर था जिसने मुगल एम्पायर के खिलाफ बगावत की। इसने गोरिल्ला वारफेयर का नया तरीका इख्तियार किया। मुगल फौज के लिए ये जंगें बहुत महंगी और तवील साबित हुई। इन्हीं मराठास की बगावत बाद में मुगल एम्पायर के जवाल के लिए सबसे बड़ी चिंगारी साबित हुई। इसकी सख्त पॉलिसीज की वजह से लोकल सपोर्ट कम होने लगी। राजपूतों ने भी औरंगजेब के खिलाफ बगावत की, खास तौर पर राठौर खानदान ने। 1675 में सिखों के गुरु तेग बहादुर को कत्ल करवा दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह ने इसके इंतकाम में खालसा तहरीक को शुरू किया। इसके अलावा जट, सातनामी और मुगल मनसबदारों की बगावत ने मुगल एम्पायर को हर जगह पर इंगेज कर दिया। इन सब के नतीजे में एम्पायर फौजी बोझ के तले दबने लगी थी, खजाना कमजोर हुआ और स्टेबिलिटी खत्म होने लगी। औरंगजेब एक सादगी पसंद बादशाह था। इसने शाही महलात के बजाय फौजी मुहिम्मात पर ज्यादा पैसा खर्च किया। 1673 में इसने बादशाही मस्जिद लाहौर तामीर करवाई। कई मदरसे और मजहबी इदारे भी तामीर करवाए। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 25 साल दक्कन की जंगों में गुजारे। 1707 में अहमदनगर में इसकी डेथ हो गई। इसकी कब्र बगैर किसी शानो शौकत के औरंगाबाद में मौजूद है। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर अरूज से जवाल की तरफ ढलने लगी। पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय कमजोर बादशाहों, दाखिली इंतशार, बगावतों, यूरोपी ताकतों और बैरूनी हमलों ने ले ली। तख्त के लिए फिर एक बार शहजादों की जंग शुरू हुई, जैसा कि मुगल खानदान में ये रिवायत बन चुकी थी। औरंगजेब के बेटे शहजादा मोहम्मद मुअज्जम ने अपने भाइयों को शिकस्त देकर तख्त संभाला। बादशाह का नाम बहादुर शाह अव्वल रखा गया। बहादुर शाह ने आते ही राजपूत, सिख और मराठा से पीस एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन दरबारी साजिशें, सूबाई खुदमुख्तारी और फौजी कमजोरी बढ़ गई। शिवाजी के बाद मराठास ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने दक्कन से निकलकर मालवा, गुजरात, राजस्थान और यूपी तक हमले करना शुरू कर दिए। मुगल आर्मी हर तरफ मसरूफ हो गई और उसका सेंटर जो है वो वीक होता चला गया। सिखों के गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर ने, जो कि एक राजपूत थे, मुगल आर्मी के खिलाफ बगावत की। 1710 में सिखों ने सरहिंद और देगर इलाकों पर कब्जा किया। मुगल आर्मी ने काफी सख्त जंगों के बाद वक्ती तौर पर कंट्रोल वापस ले लिया। मुगल दरबार का असल कंट्रोल वजीरों, जागीरदारों और सूबाई नवाबों के पास था। औरंगजेब के बाद कमजोर बादशाहों की कितार ही लग गई थी। बहादुर शाह अव्वल 1707, जहांदार शाह 1712, फरख सीर 1713, मोहम्मद शाह रंगीला 1719, अहमद शाह 1748, आलमगीर दी थर्ड 1754, शाह आलम दी थर्ड 1759 और बहादुर शाह जफर 1837। इनमें से ज्यादातर बादशाह अयाशी, दरबारी साजिशों, कमजोर आर्मी और इकोनॉमी में फंसे रहे। 1739 में ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ने नॉर्दर्न इंडिया पर हमला किया। ये जंग करनाल के मकाम पर लड़ी गई। इस जंग में मुगल्स को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में दिल्ली पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। शहर में खुलकर कत्लेआम किया गया। इस वाक़े को मैसेकर ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। शाही खजाना लूट लिया गया, जिसमें मशहूर कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन भी शामिल थे। ये हमला मुगल एम्पायर के सियासी वकार का जनाजा था। दुनिया को अंदाजा हो गया था कि मुगल एम्पायर अब सिर्फ नाम का ही रह गया है। नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 तक बार बार हिंदुस्तान पर हमले किए। 1757 में दिल्ली पर कब्जा किया। इसने खुलकर लूटमार की और मुगल एम्पायर मजीद कमजोर हो गई। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग लड़ी गई। अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला मराठास के साथ हुआ। मराठास को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके रिजल्ट में मुगल एम्पायर मजीद गैर मुतल्लिक हो गया। असल ताकत अब सूबाई नवाबों, राजपूतों, मराठास और अंग्रेजों के पास जाने लगी। औरंगजेब के बाद जैसे ही मरकज कमजोर हुआ था, उसके साथ ही सूबे खुद मुख्तार होने लगे थे। नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कली खान, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ओध सादात खान, निजामे हैदराबाद, निजामुल मुल्क, राजपूत रियासतें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिख रियासतें पंजाब में पावर हासिल कर चुकी थी। ये रियासतें अमलन आजाद थीं, सिर्फ नाम के तौर पर मुगल बादशाह की बालादस्ती तस्लीम करती थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए इंडिया आई। 1700 के बाद जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, ब्रिटिश ने फौजी और सियासी असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। 1757 में ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जंग लड़ी गई। इसे बैटल ऑफ पलासी कहा गया। ब्रिटिश ने मीर जाफर की गद्दारी से जंग जीत ली। इसके नतीजे में बंगाल में ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। बंगाल इस टाइम पर इंडिया का फाइनेंशियल हब था। इसी के फौरन बाद मुगल एम्पायर अमलन ब्रिटिश के मातहत होना शुरू हो गई।
1765 में शाह आलम III ने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंट्रोल दे दिया। मुगल बादशाह सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गए। 1803 में ब्रिटिश ने मुगल बादशाह को ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ले लिया। अब इंडिया में एक्चुअल गवर्नमेंट ब्रिटिश के हाथ में थी। मुगल सिर्फ सिंबॉलिक किंग बनकर रह गए थे। 1837 में बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुआ। वो शायर, सूफी मिजाज लेकिन कमजोर हुक्मरान था। 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ सिपाही म्यूटिनी शुरू हुई। बागियों ने बहादुर शाह जफर को अलामती हुक्मरान बनाकर दिल्ली पर कब्जा कर उसे अपना मरकज बना लिया, लेकिन ये बगावत नाकाम हुई और अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून, जो कि मॉडर्न डे बर्मा है, जिला वतन कर दिया गया। उसकी डेथ 1862 में एग्जाइल में हुई। 1858 में ब्रिटिश ने बाकायदा तौर पर मुगल एम्पायर का खात्मा करके हिंदुस्तान पर बराह रास्त कब्जा कर लिया। व्यूअर्स, इस वीडियो में आपने देखा कि औरंगजेब के बाद तख्त की कमजोरी और सूबों की खुद मुख्तारी शुरू हुई। फिर राजपूत, मराठा, खालसा और दीगर ताकतों का उभार हुआ। इसका फायदा उठाकर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हमले भी किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया और 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुगल एम्पायर का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। हिस्ट्री में मुगल्स का नाम ना सिर्फ उनकी पावर बल्कि उनका कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी अमर है। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश राज के मुतालिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अप टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।